हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। आज उसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है और उसमें आज हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ऊष्मागतिकी गुण एवं यथातथ एवं अयथातथ अवकल। माना कि जेट एक तंत्र का ऊष्मागतिकी गुण है का अवस्था फलन है। यह गुण कई चरों एक्स वाई जेड का सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तथा इसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं: z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। चूंकि ये चर तंत्र की अवस्था पर निर्धारित करते हैं, अतः चरों में परिवर्तन के कारण z के मान में हुए परिवर्तन को निम्न प्रकार से शो कर सकते हैं: डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड बी माइनस जेड ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बी वाई बी जेड बी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए वाई ए जेड ए, जहाँ जेड बी तथा जेड ए क्रमशः अंतिम अवस्था एवं प्रारंभिक अवस्था में जेड के मान है। जेड के मान में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन डी जेड को गणितीय अवस्था में इस रूप से लिखा जा सकता है: डी जेड इज इक्वल टू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स वाई जेड प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई एक्स जेड वाई प्लस डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जेड एक्स वाई डी जेड। यहाँ आंशिक अवकलन संकेत ये दर्शाता है कि इस पद में x के अतिरिक्त अन्य सारे पद चर स्थिर रहते हुए x के साथ z में परिवर्तन की दर कितनी है, यह शो करता है। समीकरण जो 2 है वो z का यथातथ अवकलन समीकरण है तथा dz एक यथायथ अवकल है। यथायथ अवकल को उपयुक्त सीमाओं के बीच समाकलित किया जा सकता है यदि z केवल एक x और y चरों का एकमानी फलन हो तो z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। चूंकि z अवस्था फलन है इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं: डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई एक्स डी वाई। यथायथ अवकल का एक लाक्षणिक गुण यह भी है कि उसका चक्रीय समाकलन शून्य होता है। किसी भी चक्रीय प्रक्रम के लिए जिसमें तंत्र विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसके गुण विशेष में परिवर्तन dz का मान शून्य होता है। एक निश्चित उदाहरण के लिए निश्चित संगठन के गैसीय तंत्र पर विचार करते हैं। इस तंत्र की ऊष्मागतिकी गुण जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी आदि तीन चरों ताप, दाब, आयतन में से किन्हीं दो पर निर्भर करते हैं। माना कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा दाब और ताप पर निर्भर करती है तो E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एन टी, तो डी ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी टी डी पी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी पी डी टी। अब यदि E जो है दाब और आयतन पर निर्भर करे तो E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वी या ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी वी डी पी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी पी डी वी। यदि E आयतन V और T पर निर्भर करे यानी कि फंक्शन ऑफ V एंड T है तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी डी वी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी वी डी टी। इन परिणामों की भौतिक सार्थकता को निम्न प्रकार समझ सकते हैं: माना कि आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन है तो आंतरिक ऊर्जा के लिए ये वाली जो ऊपर वाली समीकरण है वो सही है। यदि तंत्र के आयतन को V प्लस डी वी से और ताप को T प्लस डी टी कर दें तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? E प्लस डी ई होगी। चूंकि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है अतः डी का मान आयतन और ताप में किए गए परिवर्तन के तरीके से प्रभावित नहीं होगा। परिवर्तन दो पदों में कर सकते हैं: प्रथम पद में ताप को स्थिर रखते हुए आयतन को V प्लस डी वी किया जाए। इस प्रकार स्थिर ताप आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी होगी। चूँकि कुल आयतन परिवर्तन डी वी है अतः इस पद में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी डी वी होगा। दूसरे पद में आयतन को स्थिर रखते हुए ताप यदि हम T प्लस डी टी करते हैं तो स्थिर आयतन पद ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी वी होगी। चूँकि कुल ताप परिवर्तन कितना है? डी टी है तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी डी टी होगा। तो दोनों का आंतरिक ऊर्जा का योग कुल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डी ई के बराबर होता है। तो डी ई इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी डी वी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी वी डी टी होगा। दूसरी ओर Q तथा W अवस्था फलन नहीं है तथा उनके परिमाण में परिवर्तन प्रक्रम के पथ पर निर्भर नहीं करता है। अतः ऊष्मा तथा कार्य के अवकल डेल्टा Q डेल्टा W इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाते हैं। हालांकि इनमें अंतर डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू डी ई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को हम इंटीग्रेटेड नहीं कर सकते हैं और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल जो कि स्टेट फंक्शन नहीं है उनके मान जीरो भी नहीं हो सकते हैं। कंसेप्ट्स ऑफ वर्क एंड हीट, कार्य और ऊष्मा की धारणा। ऊष्मागतिकी में कार्य और ऊष्मा की धारणा महत्वपूर्ण है।
इसलिए इसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊष्मा के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा को परिपार्श्विक पर हुए प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कार्य और ऊष्मा दोनों ही एल्जेब्रिक क्वांटिटीज हैं। इनके मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। कार्य और ऊष्मा दोनों की अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, अतः ये अवस्था फलन नहीं है, इसलिए इन्हें ऊष्मागति की राशियाँ नहीं माना जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऊष्मा और डब्ल्यू कार्य का डिफरेंशियल है, नहीं डी क्यू और डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया जाता है। इसलिए डी क्यू और डी डब्ल्यू दोनों ही इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाते हैं। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल सामान्यतः डेल्टा का उपयोग करके लिखा जाता है। कंसेप्ट्स ऑफ वर्क, कार्य की धारणा क्या है? जब किसी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह ऊर्जा परिवर्तन कार्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि तंत्र द्वारा उसके परिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है तथा परिपार्श्विक की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि परिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करता है तो तंत्र की ऊर्जा अधिक होती है और परिपार्श्विक की ऊर्जा कम हो जाती है, बशर्ते कि इन दोनों परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण न हो। कार्य वास्तव में बल के प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा किसी बाह्य बल के विरुद्ध होता है। यांत्रिक बल के विरुद्ध यांत्रिक कार्य, वैद्युत बल के विरुद्ध वैद्युत कार्य, गुरुत्व बल के विरुद्ध गुरुत्व कार्य, दाब के विरुद्ध प्रसार कार्य होता है। प्रत्येक प्रकार के कार्य दो गुणांकों के बराबर होते हैं, तीव्र गुणांक और धारिता गुणांक, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसका जो माप होता है वो कार्य का इंटेंसिटी फैक्टर कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है तो प्रसार कार्य का तीव्रता गुणांक दाब होगा। कैपेसिटी फैक्टर धारिता गुणांक, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप धारिता गुणांक कहलाता है। दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है, अतः आयतन परिवर्तन धारिता गुणांक है। ये आपकी टेबल है, कार्य है, तीव्रता गुणांक है, धारिता गुणांक है, तो किस तरीके से है वो आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया है। कार्य की विमा जो होती है वो ऊर्जा की विमाओं के समान होती है। सीजीएस पद्धति में हम देखें तो जो वर्क है उसकी यूनिट होती है अर्ग या डाइन पर सेंटीमीटर। अब आता है वर्क ऑफ एक्सप्रेशन, प्रसार कार्य। ठोसों तथा द्रवों में प्रसार कार्य गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है, अतः प्रसार कार्य की गणना गैसों के लिए की जाती है। इसलिए प्रसार कार्य को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं, दाब आयतन कार्य भी। एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगे सिलेंडर की कल्पना करते हैं जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी है और उसका दाब P है। यह दाब पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दे रखा है। पिस्टन को संतुलित करने के लिए माना कि उस पर बाह्य बल F लगाया जाता है। यदि पिस्टन का अनुप्रस्थ काट A हो तो बाह्य बल F = P × A होगा। इस अवस्था में प्रतिरोधी दाब गैस के दाब के बराबर होता है। आप प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म मात्रा dP से कम कर दें तो पिस्टन अनंत सूक्ष्म दूरी dl तक ऊपर की ओर सक जाएगा, अर्थात गैस को अपने परिपार्श्विक पर अनंत सूक्ष्म कार्य dW करना पड़ेगा। तो इस कार्य की जो गणना होगी वो होगी कार्य = प्रतिरोधी बल × दूरी या प्रतिरोधी दाब × क्षेत्रफल × दूरी। तो W = हो जाएगा P - GP × A × dl और A × dl को हम लिख सकते हैं dV, जहाँ पर dV आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि है। यदि गुणनफल dP × dV को अनंत सूक्ष्म मान ले तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं। W की वैल्यू होगी P/dV। माना कि प्रसार से पहले गैस का आयतन V1 था और प्रसार के बाद V2 था, तो V1 और V2 में समाकलन करके क्या होगा? IUPAC परिपाटी के अनुसार प्रसार कार्य नेगेटिव होता है। W = -V1 V2 P/dV। दाब आयतन की विभिन्न परिस्थितियों में संपूर्ण कार्य का परिकलन कर सकते हैं। पहला, जब प्रतिरोधी दाब स्थिर हो। यदि P का मान स्थिर है तो W = -P V1 V2 dV या -P V2 - E1 या W = -P ΔV। तो IUPAC परिपाटी के अनुसार निकाय द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक तथा निकाय पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। अतः प्रसार में किया गया कार्य ऋणात्मक
और संपीड़न में किया गया कार्य धनात्मक होता है, अर्थात W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, तो W इज इक्वल टू नेगेटिव। प्रसार में V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होती है और संपीड़न में V2 की वैल्यू V1 से कम होती है, तो W पॉजिटिव होगा। सेकंड स्थिति में यदि प्रतिरोधी दाब शून्य हो, यदि P इज इक्वल टू 0 हो, तो प्रसार निर्वात के विरुद्ध कहलाएगा, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। इस प्रकार का प्रसार मुक्त प्रसार कहलाता है, तो W इज इक्वल टू 0। C, जब गैस का आयतन स्थिर हो, सम आयतनिक तंत्र हो, यदि अवस्था परिवर्तन में आयतन स्थिर रहता है तो dV इज इक्वल टू 0 होगा, तो W 0 होगा। जब प्रतिरोधी दाब परिवर्तित होता है तो कार्य की गणना करने के लिए P V की ज्ञात संबंध के सहायता से P का V में तुल्य मान समीकरण में प्रतिस्थापित करके समाकलन कर सकते हैं। कार्य की गणना सिलेंडर में भरी गैस के P तथा V के मध्य खींचे गए समतापी वृत्त द्वारा भी की जा सकती है। माना कि P1 V1 तथा P2 V2 गैस के प्रसार की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था है और PA प्रतिरोधी दाब है, अर्थात PA इज इक्वल टू P2 है, तो प्रसार कार्य छायांकित क्षेत्र के बराबर होगा। संपीड़न में प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाएं क्रमशः P2 V2 तथा P1 V1 में दिखाए गए छायांकित क्षेत्रफल के बराबर होगी। ऐसे प्रसार कार्य हम देख रहे हैं, तो आपने ये ग्राफ बनाया, ये PA है, P1 से P2 है, और ये जो संपीड़न कार्य में जो वर्क होगा वो छायांकित क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। और प्रसार कार्य में जो है ये आपको नीचे की तरफ दे रखा है, जो PA है उसके बराबर है। तो आप ये जो जितना भी आपको छायांकित है, जितना भी आपको शेडेड पार्ट लग रहा है, वो उसके जो कार्य होगा वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं P2 V2 तथा P1 V1 में दिए गए छायांकित क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा प्रसार कार्य के बारे में। अब है संपीड़न कार्य, वर्क ऑफ कंप्रेशन, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके।